रिकॉर्ड में लगाने दो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज सी क्या होता है। तो सी के बारे में यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हम बता दिए। अब पता है कि सी जब बना था तो 1970 के दशक में बना था। लेकिन ये लैंग्वेज किससे इन्फ्लुएंस था? बी लेवल लैंग्वेज से ये इन्फ्लुएंस था। मतलब बी लेवल लैंग्वेज को ही ध्यान में रख करके इसको बनाया गया था। कहाँ बना था? यूएसए में। यूएसए में कहाँ पे बना था? AT&T नाम का एक लैब था, उसी में बना था। ये कहाँ पर है? तो अमेरिका में एक जगह है, यूएसए में एक जगह है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में एक जगह है जिनेवा, जिनेवा में ही AT&T नाम का लैब है। इंडिया में कैसे इसरो है, उसी तरीके से ये बहुत बड़ा लैब है। जो भी यूरोपियन कंट्री के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं यहीं पे जाकर के अपना रिसर्च करते हैं और कोई भी चीज को डेवलप करते हैं। अब पता है इसका सबसे पहला वर्जन आया था मार्केट में, उसका नाम था डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी। जिस कंप्यूटर पे रन कराया गया था उसका नाम था डेक PDP-11। अब पता है कि द प्रोडक्ट गेन पॉपुलरिटी रैपिडली इन यूएस। मतलब ये प्रोडक्ट जो है जब बना था तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। किस वजह से? मार्केट में अगर कोई बिलिंग का सॉफ्टवेयर हमको अगर बनाना हो, जैसे दुकान वगैरह में जाते हो तो कोई कपड़ा वगैरह खरीदते हो तो बिल बनता है ना, वो सॉफ्टवेयर हो गया। ATM का सॉफ्टवेयर हो गया, रिमोट कंट्रोल का सॉफ्टवेयर हो गया, एवरीथिंग। मतलब बहुत सारे चीज का कोडिंग इस पे लिखाने लगा था, मतलब इसी से बनने लगा था। तो अमेरिका गवर्नमेंट देखा कि अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है किस चीज पे? अपने सुरक्षा पे और अपने IT पे सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो उसने देखा कि अगर हम ये चीजें बना रहे हैं, ये लैंग्वेज को बना लिए, सब जगह में यूज हो रहा है, अगर इनकेस अगर 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अगर ये लैंग्वेज अगर फेल्यूर हो गया तो हमारे देश को बहुत बड़ा इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाएगा। तो उसको उस क्या किया ना कि 1983 के समर में, गर्मी में, इसको टेस्ट करने के लिए ISO और ANSI कमेटी को दे दिया। ISO का मतलब क्या होता है? ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना कि किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को जांच करता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। अगर वो ISO से सर्टिफाई है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वालिटी बेस्ड है, उसमें कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। यानी कि ISO का प्रोडक्ट अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास अगर है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट में तुम कोई भी आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो कि हाँ सही है। सब लोगों को ISO नहीं मिलता है, उसके लिए उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। और क्राइटेरिया को जब तुम फुलफिल करोगे तभी तुमको जाकर के ISO का सर्टिफिकेशन देगा। ठीक है। और आंसी कमेटी का फुल फॉर्म होता है क्या? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है आंसी। वो आंसी कमेटी क्या करता है कि पूरे के पूरे कोई भी IT में अगर कोई चीजें अगर बनाता है, मान के चलो कि तुम भी अगर कोई चीजें बनाते हो, कोई प्रोग्रामिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई डिवाइस तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया में उसको उतारे, तो तुमको सबसे पहले आंसी और ISO से तुमको टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट अगर हो जाएगा, वहां से पास हो जाएगा, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट को कोई रोक नहीं सकता है मार्केट में। ठीक है। देखो, हम अपने कोचिंग का भी ISO कराए हुए हैं। तुम लोग को ग्रुप में हमें भेजे होंगे ऐसे ही फोटो, जो US से सर्टिफिकेशन होता है ये। तो हम भी करवाए थे। हर 3-3 साल पे इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है DL के तहत। ऐसे ATM और DL होता है कि हर 3-4 साल पे उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उसी तरीके से ISO सर्टिफिकेशन जो होता है वो 3 साल, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए नहीं, ओनली 3 ही साल के लिए होता है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना जो इसको सर्टिफाई करता है। तो 1983 के गर्मी में इसको बनाने के लिए, मतलब उसको सर्टिफाई करने के लिए दिया था। इट टुक 6 years टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिपोर्ट सबमिटेड टू द अमेरिकन गवर्नमेंट। मतलब कहता है कि इसने 6 साल लगाया था इस प्रोडक्ट को जांच करने में। एक दो साल नहीं, 6 साल उसने जांच किया। आज तक इस दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुए हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी ही लैंग्वेज है जिसको जांच करने में 6 साल लगा है। नहीं तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मात्र 3 साल में जांच होकर के और उसको मतलब कि मार्केट में उतार दिया। 3 साल में उसका कंप्लीटेड हो गया, जांच किया हो, क्योंकि उस समय नया नया लैंग्वेज था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। इसको जांच करने में 6 साढ़े 6 साल लगा था। तो 83 में उसने दिया था इसको जांच करने के लिए। तो 6 साल के बाद क्या हुआ? इसने जब प्रोडक्ट को जब जांच करके बताया कि इसमें ये कमी है, इसको ये दूर करिए, तो 83 के बाद उसका 6 साल के बाद C89 नाम का एक वर्जन निकाला था, या उसका नाम था आंसी सी। देखो, है ना। Dennis Ritchie made amendments in some weeks as per suggestion by ANSI committee lead to the development of second version of C introduced in the 1989 and referred by the name C89 या ANSI C और ANSI ISO C। ठीक है। यानी कि अगर तुम सी का कोई बुक लेने जाते हो, यहाँ पे सर्च करो सी बुक्स, CBOOKS बुक्स। अगर तुम सर्च करते हो यहाँ पे, तुम चाहते हो कि ऑनलाइन कोई अगर बुक खरीदे या फिर उसका तुम पोस्टर देखोगे, तब तुम बुक में गौर से देखना
कि जब बुक्स का हम तुमको इमेज दिखाते हैं, तब बुक में बहुत सारा बुक होगा ना जहाँ पे तुमको आंसी का फोटो नहीं लगा होगा, लेकिन कहीं कहीं देखना तुमको जरूर होगा आंसी का लगा हुआ। देखो तब मेरा जहाँ माउस है वहां पे आंसी का यहाँ पे मोहर लगा हुआ है, लिखा हुआ आंसी सी लिखा हुआ है ना। दैट मीन्स कि ये बुक आफ्टर 90 के बाद, देखो आंसी सी इसमें लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि आंसी से पहले का है। तो आंसी ने जब उसको सर्टिफाई किया था तो काफी बदलाव आया था सी में, बहुत सारा चीज उसमें नया नया आया था, बहुत सारा चीज अकॉर्डिंग टू उसके सजेशन के हिसाब से ये आगे बढ़ा था। तो उसी के हिसाब से क्या होता है कि आंसी सी मार्केट में अगर तुम सी का बुक लेने जाते हो तो कभी भी आंसी का अगर मोहर है तभी बुक लेना, मतलब कि उसमें जो भी चेंजेस हुआ था वो तुमको रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है। इन द लेट 1980s द प्रोग्रामर ऑफ यूएसए वे आर बिजी इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल टू सपोर्ट द नेटवर्किंग इन यूएस। मतलब कहता है कि 1980 से 90 के बीच में अमेरिका में इंटरनेट का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। तो सारे के सारे प्रोग्रामर जो थे वो नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल को सपोर्ट मतलब कि खोज करने में जुटे हुए थे, तो इसको कोई साथ नहीं दे रहा था। तो डेनिस रिच स्टिल वर्किंग टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ इन सेकंड वर्जन। बाद में उसका सेकंड वर्जन को भी उसने ड्रॉबैक को कंप्लीट मतलब कि दूर किया, जो उसको बताया गया कि ये कमी है। और उसके बाद C19 1999 में रेफर्ड एज बाय द C99 थर्ड वर्जन इसका आया था। इसका नाम क्या पड़ा था? C99 विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी। लेटर ऑन यूनिक्स कर्नल इज रिड्रॉन इन सी विच शो द पावर ऑफ सी। यूनिक्स के कर्नल को किससे लिखा गया था? सी से, जो सी के पावर को दर्शाता है कि हाँ सी में कितना ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है। मतलब हार्डवेयर तुम कोई भी चीज है, जैसे मोबाइल में तुम टच करते हो तो कुछ ये खुलता है, कुछ ये भेजते हो किसी को इधर से उधर, वो सारा का सारा कोड सी में लिखाया गया है। एप्पल का जितना आईफोन देखते हो ना, वो सारा का सारा कोड सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। जितना आईओएस डेवलपर है सारे के सारे सी पर ही सारा कोड लिखते हैं, इसलिए उसका ऐप बहुत ज्यादा वेटेड नहीं रहेगा, हल्का रहेगा, हैंड कोडिंग रहता है लिखा हुआ, इसीलिए बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, स्मूथ रहता है, कभी भी मतलब स्लो काम नहीं करता है, और अच्छे से सपोर्ट करता है हर तरह की चीजों, और सिक्योर भी होता है। तो इसी की वजह से उसका बहुत ज्यादा दाम है मार्केट में, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को लिखने में, एक एक चीज को सोच सोच करके वो लोग बनाता है, इसीलिए टाइम लगता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। कभी भी कहीं भी तुम अगर एग्जाम दोगे तो कभी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, कभी नहीं पूछेगा। आज तक कोई दुनिया में एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि व्हाट इज C++, व्हाट इज सी या व्हाट इज जावा। तुमसे पूछा जाएगा क्या कि फीचर्स ऑफ C++, फीचर्स ऑफ सी, फीचर्स ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ पाइथन, लेकिन लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में कभी भी कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बता दिए इंट्रोडक्शन, ये लिख लेना नोट्स में ताकि याद रहे कि हाँ कैसे कैसे बना, कैसे कैसे ये बढ़ा आगे। ये क्वेश्चन बीसीए वाले जो लोग कर रहे हैं क्लास, वो लिख लो, VVI क्वेश्चन है, हर एक दो साल पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका नाम क्या है? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सी। क्या होता है सी का फीचर? तो एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाते हैं। सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, कल भी पिछले क्लास में बताए थे। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कहता है कि सी जो है ना वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये लो लेवल का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए सी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। क्यों? बिकॉज सी जो है ना तुमको हेल्प करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करने में, दोनों को डेवलप करने में सी जो है वो हेल्प करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको बताए थे कल। तो दोनों को बनाने में सी सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो हाई लेवल लैंग्वेज बना सकता है या तो लो लेवल बना सकता है, लेकिन सी ही दुनिया में एक ऐसा लैंग्वेज है, पूरे दुनिया में वर्ल्ड में केवल सी ही एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बनाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सी इज ए नॉन पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉन पोर्टेबल कहने का मतलब क्या हो गया कि सी से अगर मान के चलो कि तुम कोई डिवाइस का अगर मान के चलो कि कोड अगर लिख देते हो तो दूसरे सिस्टम पे लेके जाओगे तो कभी भी रन करेगा नहीं ना, रन करेगा, तो वो हो गया तुम्हारा नॉन पोर्टेबल। अगर सी से अगर तुम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो जो दूसरे सिस्टम पे अगर रन करेगा, देखो हम सबसे पहले शुरू में 5 साल यही जानते थे अपने लाइफ में कि सी एक पोर्टेबल लैंग्वेज, लेकिन बाद में कुछ बुक्स वगैरह पढ़े अमेरिकन राइटर का, उसमें लिखा हुआ था नॉन पोर्टेबल, इसलिए हम दोनों लगा दिए हैं। दोनों सही है अपने अपनी जगह। कैसे? अगर सी से तुम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो तो वो हो गया नॉन पोर्टेबल, अगर सी से कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वो हो गया तुम्हारा पोर्टेबल, कोई ऐप वगैरह बनाते हो क्या हो गया? पोर्टेबल। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आसानी से जा सके, रन कर सके। दूसरा क्या कि नॉन पोर्टेबल, मतलब नहीं रन कर सके। ठीक है। तो वही कहता है सी जो है ना वो पोर्टेबल भी है, नॉन पोर्टेबल दोनों तरह के लैंग्वेज। अब कहता है क्या? द मेन पर्पस टू डेवलप दिस लैंग्वेज टू रिराइट द यूनिक्स कर्नल। पता थे ना 1960 में यूनिक्स का कर्नल बना था, तो बाद में उसको दोबारा लिखने के लिए बात हुई तो बी लेवल लैंग्वेज में वो फीचर नहीं था, इसलिए सी लेवल लैंग्वेज
बनाया गया और उसमें उसके कर्नल को क्या किया गया, लिखा गया। अब कहता है सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट AT&T लैबोरेटरी इन यूएसए में। उन्होंने 1972 में डेवलप किया था, AT&T लैबोरेटरी में, यूएसए में है। अब कहता है कि सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हो गया कि सी जो है वो स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए कभी भी यूज नहीं होता है, सब तरह के पर्पस में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कहता है क्या कि सी हैज अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर एंड फंक्शन। सी के अंदर में जितना ऑपरेटर है और फंक्शन का सेट है, दुनिया में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास उतना नहीं है। अभी पढ़ाएंगे तुमको ऑपरेटर एक चैप्टर और फंक्शन चैप्टर भी पढ़ाएंगे, दोनों अलग अलग, तब तुमको पता चलेगा कि सही में ऑपरेटर नाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 1-2 क्लास के बाद। तो सी के पास जितना ऑपरेटर उस समय में था, उतना आज भी किसी भी लैंग्वेज के पास नहीं है जितना ऑपरेटर सी है। सी का ही दुनिया में हर ऑपरेटर कॉपी किया है। सी इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है ना वो एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इससे हाई लेवल लैंग्वेज भी का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लो लेवल का भी करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी टू एक्सटेंड, मतलब सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग को हम इजी टू एक्सटेंड कहने का मतलब कि उसको हम अगर मान के चलो तुम कोई प्रोग्रामिंग को बना करके हमको दिया, तो हम इजिली वे में उसको क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कुछ नया फीचर को हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए कहता है क्या कि तुम इसको इजिली वे में एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। अब कहता है क्या कि अब कहता है क्या कि सी इज ए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कहता है ये ऐसा क्यों कहता है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कहता है कि सी लैंग्वेज जो है उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल को हम लोग लिख करके और बहुत सारे काम ले सकते हैं। जब ये बताएंगे हम तुमको आगे फंक्शन पढ़ाएंगे, तब पता चलेगा कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। ठीक है। सी के प्रोग्रामिंग को हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट करके उसके बहुत सारा काम ले सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सी इज ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो लेवल के हिसाब से कितने तरह का होता है पता है सबको? हाई लेवल लैंग्वेज, कॉमा लो लेवल लैंग्वेज, कॉमा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। अब पता है क्या नेचर के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह का होता है? तो नेचर के हिसाब से होता है PROCEDURAL, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। एक होता है नॉन प्रोसीड्यूरल। ठीक है। तो ये कहता है क्या, इस दोनों का मतलब क्या होता है समझो। इसके बारे में जब प्लस प्लस ये पढ़ोगे ना, तब तुमको इससे तुमको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी अगर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, अभी इसे समझा देते हैं थोड़ा सा। कहता है क्या कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम अपने व्यू को, थॉट को लाइन बाय लाइन खुद से लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम अपने व्यू को, थॉट को लाइन बाय लाइन खुद से नहीं लिखेंगे, सीधे एक्शन पे काम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मान के चलो कि हम बैचलर लाइफ अभी जी रहे हैं, अब यहाँ पे खाना बनाना होता है खुद से, तो अपने से बनाना होता है, सब्जी लाना, सब कुछ करना खुद से करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूरल। नॉन प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या हुआ, तो ये कहता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि घर पे हम जाते हैं कभी कभी, तो मम्मी को बोलते हैं मम्मी खाना दो ना, तो खाना मिल जाता है। मम्मी पानी दो, तो मम्मी पानी मिल जाता है। मम्मी हमको ये दो खाने के लिए, पीने के लिए ये कर दे, तो सब कुछ वो कर देती है, कपड़ा धो दो। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमको खुद से करना पड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि तुम एक ऐसा प्रोग्रामिंग डेवलप करोगे जो तुम जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है डेटा बेस लैंग्वेज, ऑल DB लैंग्वेज। एग्जाम्पल में क्या होगा, SQL, BCA वाला को ये पढ़ना है, बाद में ये पढ़ाएंगे 3rd ईयर में, SQL। ठीक है। ऑल DB लैंग्वेज जो होता है ना, वो आता है कम्स अंडर द नॉन प्रोसीड्यूरल। ये वाला लैंग्वेज कौन सा होता है, ये होता है तुम्हारा सी लैंग्वेज, ये होता है सी लैंग्वेज। ठीक है। तो ये इसके बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस हम बताएंगे जब प्लस प्लस तुम लोग पढ़ोगे तब, क्योंकि अभी अगर बताएंगे तो बहुत ज्यादा तुम लैंग्वेज के बारे में नहीं जान रहे हो।
तो बताएंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जब हम सी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आगे तुमको हम बताते हैं क्या कि सी इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बताएं, मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब पता है क्या, प्रोग्रामिंग रिटन इन सी लैंग्वेज आर एफिशिएंट एंड फास्ट। सी के द्वारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है तो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है। अब पता है कि सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी जो है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि बड़ा और छोटा में तुमको फर्क समझना पड़ेगा, किसको बड़ा लिखना है, कब लिखना है, छोटा लिखना है, सब तुमको हम बताएंगे कि कहाँ पे कब क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में कब कहाँ लिखना है, स्मॉल लेटर में कब कहाँ लिखना है। ये रूल होता है, तुमको ये पालन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो नहीं कहते हैं नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उसी तरीके से सी में भी सी का ग्रामर होता है, उसको तुमको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सारे लैंग्वेज का सी को माँ कहा जाता है, क्यों, इसीलिए क्योंकि इसको सीखे बिना तुम दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो। इसलिए क्या कहते हैं कि सी इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। अब पता है क्या, सी इज द फर्स्ट कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में इसके पहले जितने भी लैंग्वेज थे ना वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज थे, लेकिन ये पहला ऐसा प्रोग्रामिंग था जो क्या था, कंपाइलर बेस्ड था। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है आज बताने वाले थे, लेकिन आज नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हमारे सर है, उनको अभी जंक्शन छोड़ने जाना है, उनका ट्रेन है 11 बजे, तो इसीलिए। नहीं तो हम आज पक्का इसको डील करते हैं, कल इसको डील कर देंगे, पर 2 सेशन क्लास ले लेंगे, संडे है तो, ठीक है। तो सी के द्वारा जो बनाया गया प्रोग्रामिंग होता है ना वो कंपाइलर बेस्ड है। तो कंपाइलर में इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है, ये 10-15 मिनट का तुमको लगेगा समझाने में, 10 मिनट तो बताएंगे अगले दिन, ठीक है। अब पता है क्या कि द एक्सटेंशन नेम ऑफ सी इज डॉट सी। मतलब सी के प्रोग्रामिंग को अगर तुम सेव करोगे तो डॉट सी एक्सटेंशन से तुमको क्या करना है, सेव करना है। प्लस प्लस का होता है सीपीपी, जावा का होता है डॉट जावा। जैसे वर्ड का फाइल होता है तो उसको हम लोग सेव करते हैं तो क्या देते हैं, डॉट डॉक। एक्स नोटपैड का होता है डॉट टीएक्सटी। उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर तुम सेव करोगे तो डॉट सी से ही सेव करना है। कब होगा, कैसे सेव होगा, ये सब बताएंगे तुमको, ठीक है। हाँ सर, ठीक है आइए। जस्ट मिनट वेट करो सर। हाँ तो कहता है अब है क्या, सी टोकेंस। टोकेंस का मतलब क्या होता है, तो जैसे तुम अगर ग्रामर पढ़ते हो, इंग्लिश अगर पढ़ते हो तो ग्रामर क्यों पढ़ते हो, ताकि अगर हम इंग्लिश बोले तो वो सही हो, उच्चारण हो सही, तुम चीजों को बोल सको कब कहाँ पे क्या लगाना है। तो उसी तरीके से सी के अगर प्रोग्रामिंग को तुम अगर लिखोगे तो उस लिखने में तुमको बहुत सारे छोटे छोटे टर्म यूज करना होता है, उसी को हम लोग बोला जाता है क्या, टोकन्स। इसका मतलब क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। प्रोग्राम के छोटे छोटे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। अब कहता है सी लैंग्वेज में कौन कौन से टोकन्स होते हैं। इन सी लैंग्वेज फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सी टोकन्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डेटा टाइप, फिर होता है ऑपरेटर, फिर होता है एक्सप्रेशन, फिर होता है वेरिएबल, फिर होता है कॉन्स्टेंट, फिर होता है कीवर्ड, फिर होता है फंक्शन, देन होता है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। ये पूरा का पूरा तुम्हारा टोकन्स है। मतलब अगर इतना हम लोग सीख लेंगे तो सी में हम प्रोग्रामिंग करने के लायक हो जाएंगे। मतलब इतना जिस दिन तुम्हारा कंप्लीट हो गया 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में, तो तुम प्रोग्रामिंग लिखने के लायक हो जाओगे। इसमें कौन कौन सा होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप, दूसरा होता है ऑपरेटर, फिर होता है एक्सप्रेशन, फिर होता है वेरिएबल, फिर होता है कांस्टेंट, देन कीवर्ड, देन फंक्शन, देन टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। तो हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्या होता है, डेटा टाइप। डेटा टाइप किसको कहते हैं, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है ना कि डेटा और टाइप, मतलब क्या है, टाइप ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा। दैट मीन्स की अगर मान के चलो कि तुमको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 67, तो सबको पता है कि कोई ना कोई नंबर है, ये लिख रहे हैं राम, तो सबको पता है, सेंस कर ले रहे हो कि ये क्या है, एबीसीडी में लिखा हुआ किसी का नाम है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरीके से अगर तुम कंप्यूटर में कोई डेटा को अगर कीबोर्ड से अगर इन करा रहे हो, कुछ डाल रहे हो, तो कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि वो डेटा किस टाइप का है। ये जरूरी होता है बताना, ठीक है। कि अगर व्हाट्सएप में तुम कभी देखते हो अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, तो तुमको कहता है कि कॉन्टेक्ट भेजना है, कि गूगल मैप का लोकेशन भेजना है, कि तुमको फाइल भेजना है, कि तुमको फोटो भेजना है, कि तुमको वीडियो भेजना है, कि तुमको कुछ और भेजना है, अलग अलग रहता है ना, क्यों,
अगर डेटा टाइप नहीं होता तो एक के रहता ऑप्शन, सब नहीं रहता। पिक्चर भेजना है तो पिक्चर वाला पे तुमको जाना पड़ता है, पीडीएफ भेजना है तो फाइल में जाना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप है, तब दोनों में अंतर है कि नहीं? बिल्कुल अंतर है। पीडीएफ एक फाइल होता है, फोटो एक अलग चीज होता है। तो वही कहता है कि तुमको डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। अगर तुमको फॉर्म भरते हो ऑनलाइन और वहाँ पे लिखता है इंटर द मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में लिखोगे राम कुमार, तो कभी लेगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइप ही उसका गलत है। तो हमको कंप्यूटर को कोडिंग करके उसमें सेट किया रहता है कि कोई आदमी अगर नाम डाले तो सामने वाला को ये पता चल जाए कि उसमें ये गलती है, चला जाए सर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं डेटा टाइप के बारे में। एक मिनट में आ रहा है, तो बोला हमारा नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं डेटा टाइप के बारे में। कल हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है, और इसका नोट्स जितना भी है ना ये पूरा का पूरा कल इसके आगे पढ़ाएंगे तो भेज देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हम भेज चुके हैं। इसके आगे जब पढ़ाएंगे तो इसके बाद नोट्स हम भेज देंगे ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। डेटा टाइप के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। डेटा टाइप कल खत्म करके कल ऑपरेटर तक हम लोग इन कर जाएंगे, और कल हम पूरा 1 घंटा का सेशन लेंगे। एक 10 से लेकर के 10:40 तक, एक 10:40 से लेकर के 11 बजे तक सेशन लेंगे कल। ठीक है, कल का टाइम हो सकता है कि हम थोड़ा सा बिफोर कर दें, क्योंकि कल संडे है, सबको छुट्टी होगा। तो कल 9:45 से ही सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में हम अपडेट भेज देंगे। 9:45 से 10:30 तक, 10:30 से 11 o'clock तक कल 2 सेशन हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि संडे छुट्टी रहेगा तो कल ज़्यादा पढ़ा देते हैं, फिर अगले दिन से थोड़ा थोड़ा चलेगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। वीडियो हम भेज देंगे थोड़ा देर